हेलो क्लास 10th, वेलकम टू एनलाइटन एकेडमी। आई होप आप सबके अब तक के सारे पेपर्स बहुत ही अच्छे गए हो और अब इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले अपने नेक्स्ट और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर मैथ्स की प्रिपरेशन। ये वीडियो बेसिकली मैथ्स बेसिक्स की है। इस वीडियो को करने से पहले आपको ध्यान देना है कि आपको ना सबसे पहले एनसीईआरटी खत्म करना जरूरी है, क्योंकि बेसिक्स है तो एनसीईआरटी मस्ट है। एनसीईआरटी खत्म करने के बाद एनसीईआरटी के एग्जांपल्स फिनिश करने हैं, उसके बाद इस वीडियो पे आना है। इस वीडियो में जो ऑलमोस्ट शायद 100 प्लस क्वेश्चंस है, 110 120 के आसपास, और इस वीडियो के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर्स, पीवाईक्यूज, एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट, जो बेसिक के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं, जो बच्चों का दिमाग खराब करते हैं, छोटे क्वेश्चन जो कंफ्यूज करते हैं, कैलकुलेटिव एक तरीके के क्वेश्चन जो हर बार कंफ्यूजिंग करते हैं, वो सब क्वेश्चन है। एग्जाम से पहले इस वीडियो को 2 से 3 बार देखना और कोशिश करना कि हर एक क्वेश्चन आपके टिप्स पे हो, क्योंकि आप मानो ना मानो लेकिन 90% से ज्यादा क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे पक्का। डिजिट चेंज हो जाएगी, लिखने का तरीका चेंज हो जाएगा, लेकिन ऑलमोस्ट क्वेश्चन सेम ही होंगे। तो अपना सारा का सारा फोकस वीडियो के क्वेश्चंस पे रखना। एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जांपल करने के बाद, क्योंकि 70% पेपर तो वहीं से बनने वाला है, ये क्वेश्चन आपके वो टफ वाले 20% क्वेश्चन है जो सबसे कंफ्यूज करते हैं। हमने देखा एसएसटी और साइंस से संतोष और चंदन सर की वीडियोस में कितने सारे क्वेश्चंस आए थे। ऑलमोस्ट 60% से ज्यादा पेपर क्वेश्चन सुनता, बिल्कुल डायरेक्टली सेम नहीं था, लेकिन ऑलमोस्ट सारे टॉपिक जो हमने पढ़े थे वीडियोस में वही सेम थे। तो उसी के साथ कंटिन्यू करते अपनी मैथ्स की वीडियो बेसिक्स की। स्टार्ट हो जाओ, कॉपी पेन निकालो और फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ टू पॉजिटिव इंटीजर a एंड b आर रिटन एज, इन्होंने बोला a लिखा है ऐसे x³ y² और b लिखा है xy³। हमें क्या फाइंड करना है? देन HCF ऑफ a एंड b। आपने ये वाला क्वेश्चन बहुत सारे सैंपल पेपर्स में देखा होगा। लास्ट अगर आप 3 या 4 पेपर सॉल्व ना, तो मोस्ट ऑफ बेसिक्स के एमसीक्यूज में पक्का क्वेश्चन मिल जाता है। बहुत सिंपल होता है, हमें HCF फाइंड करना है। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इन दोनों में कॉमन फैक्टर कौन सा है? पहले फैक्टर निकाल लेते हैं। यहां पर x³ है, मतलब x 3 बार है, x इंटू में x इंटू में x, और y का स्क्वायर है, मतलब y 2 बार है, y इंटू में y। अब b पे आते हैं, b के x इंटू में y की क्यूब, y इंटू में y इंटू में y। अब कॉमन फाइंड करें, x कॉमन आ गया, ये y कॉमन आ गया और ये y कॉमन आ गया, और कुछ कॉमन है नहीं। तो HCF क्या हो जाएगा इनका? x इंटू में y इंटू में y, x इंटू में y का स्क्वायर, और ये हो गया मेरा आंसर। टोटल कर दो, इजी क्वेश्चन था। एमसीक्यू जब आप करोगे ना, तो डायरेक्टली आंसर्स मत लिख के छोड़ना, कोशिश करना कि साथ में से सॉल्व कर दिया जाए। पेपर की प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा बेटर लगेगी। डन? इससे मुझे याद आता है, एक बच्चा था मेरा अनंत थपलियाल, आज से 2-3 साल पहले, उसके मैथ्स में ना सिर्फ 70-75 क्वेश्चन बनते थे और वो यहाँ पे सारे क्वेश्चन कर लेता था, लेकिन एग्जाम में नंबर नहीं आ रहे थे। तो उसकी एग्जाम शीट ऑब्जर्व करने के बाद, सैंपल पे लगाने के बाद समझ आया वो ना प्रेजेंटेशन बहुत बेकार देता था। तो पेपर की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है प्रेजेंटेशन, चाहे मैथ्स है बट स्टिल आपने कैसे लिखा है, कहां कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हो, रफ वर्क है या नहीं, सिस्टमैटिक चल रही है नहीं चल रही, इन सब चीजों का ध्यान रखना है। अभी आगे वाली वीडियो में बताने वालों कि कैसे मैथ्स का पेपर प्रॉपर्ली अटेम्प्ट कर रहे हैं। हम क्या करेंगे, वो जो टॉपर्स के पेपर्स है उनको एनालाइज करेंगे, उन्होंने क्या चीजें जो हमें हमारे पेपर में कर रहे हैं उन सब पे ध्यान देंगे, उन्हें करेंगे। अभी सेकंड वाले क्वेश्चन पे आते हैं। इन्होंने बोला राइट द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर एंड फाइंड द एलसीएम ऑफ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। ये क्वेश्चन भी आपने बहुत बार सैंपल पेपर्स में देखा होगा, ध्यान से देखो। इन्होंने बोला स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है? पहले बताओ प्राइम नंबर ही कौन से होते हैं? प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जो या तो अपने टेबल में है या फिर 1, उनके 2 से ज्यादा फैक्टर नहीं होते, जैसे 2, 3, 5 एंड सो ऑन। और कंपोजिट नंबर होता है इसके अपोजिट, मतलब वो जो अपने टेबल में भी है, 1 में भी है और दूसरे टेबल्स में भी है, जिनके फैक्टर कम से कम 3 हो। तो पहला कंपोजिट नंबर कौन सा होता है? 4, 6, 8 एंड सो ऑन। तो इन्होंने बोला स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर मतलब 2 और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर मतलब 4 का क्या फाइंड करना है? एलसीएम। तो 2 और 4 का एलसीएम फाइंड करना है। 2 का एलसीएम के वो फैक्टर कितने हो जाएंगे? 2 इंटू 1। 4 के कितने हो जाएंगे? 2 इंटू में 2। ये कॉमन हो गया, इसे लिख देते हैं, और बाकी जो बचा उन सबको कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 4। ये एमसीक्यू में बहुत बार आता है, नोट डाउन कर लो इसको। इजी। नेक्स्ट पे चले। अब तक इजी क्वेश्चन है, जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल चेंज वो बढ़ता रहेगा। ये वाला क्वेश्चन जब मैंने भी क्लास में गया था, बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन थी। क्वेश्चन में बोला द पेयर ऑफ द इक्वेशन दिस हैव, मतलब इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस क्या होंगे? ये एमसीक्यू में था, मैं ऑप्शंस लिखना भूल गया। वही होंगे नो सॉल्यूशन, मतलब नो सॉल्यूशन हो सकता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन या फिर एक सॉल्यूशन। अब उसमें पता करना है। अब हम क्या करेंगे, सिंपल से क्वेश्चन को ध्यान से देखो। 2 इक्वेशन है, y - 7 है और y क्या यहाँ पे 0। अगर मैं इसे ग्राफ पे बनाता हूं, जो कि x, जो कि x डैश, ये हो गया y और ये हो गया y डैश। ये पेपर्स के सैंपल उसमें भी आया था, पी बोर्ड में मेरे को याद आ गया। y की वैल्यू देखिए -7, तो y - 7 कहां पर होगा? ये सम हम यहां मान लेते हैं, ये होगा
-7 और एक जगह दे रखा है y 0, मतलब x भी 0 तो ये आ जाएगा इधर। अगर मैं इस कोऑर्डिनेट का नाम लिखना चाहूं तो ये होगा 0, -7 और ये होगा 0, 0। अब बनाते हैं इसकी लाइन, ध्यान सीखना। ये बनेगी कुछ ऐसे, सॉरी इस पे से जा रही है, और ये बनेगी कुछ ऐसे। अब एक बात बताओ, दो पैरेलल लाइंस जो कभी इंटरसेक्ट करती ही नहीं है तो उनके कितने आंसर्स होते हैं? तीन चीजें थी ना हमारे पास। ऐसी लाइन जो इंटरसेक्ट करी है उनका क्या होता है? यूनिक सॉल्यूशन या फिर वन सॉल्यूशन। ऐसी लाइन जो एक दूसरे को बिल्कुल कोइंसाइड कर रही है, इनके कितने सॉल्यूशन होते हैं? इनफाइनाइट। और ऐसी लाइन जो एक दूसरे कभी मिलते ही नहीं, इनके कितने सॉल्यूशन होते हैं? नो सॉल्यूशन। कभी मिलेंगे नहीं तो सॉल्यूशन आएगा ही नहीं। तो नोट डाउन कर लो, ये कभी मिलेगी नहीं तो इसका क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? नो सॉल्यूशन। एग्जाम में बस एक बार इनका ग्राफ बना के देख लेना, आपको एग्जैक्टली क्लियर हो जाएगा क्या होने वाला है। करो, नोट डाउन करो क्वेश्चन को। डन, नेक्स्ट पे सर्दी वजह गला खराब है। नेक्स्ट पे आता है क्वेश्चन नंबर 4। इफ द हाइट ऑफ अ टावर एंड द लेंथ ऑफ इट्स शैडो इज इक्वल, ठीक है, एक टावर है और उसकी शैडो दोनों की लेंथ इक्वल है। मान ले तो ये कितनी है? ये भी h है, मतलब x मान लेते हैं, और ये भी कितनी है? x है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन। हमें थीटा फाइंड करना है। सॉरी क्लास, थीटा फाइंड करना है। अच्छा इधर आते हैं, हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है? इसे मान लेते हैं ए बी सी। लैंप है तो 90 डिग्री पे बन रहा होगा, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो इसका मतलब मुझे परपेंडिकुलर और बेस दे रखा है। आपने अपने को फॉर्मूले पे सोना चांदी तोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो परपेंडिकुलर बेस किस में आ रहा है? बस 10 में आ रहा है। तो मैं यहां पे लिखूंगा tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब थीटा तो मुझे पता नहीं, लेकिन परपेंडिकुलर कितना है? AB, और बेस कितना है? BC। वैल्यूज लिख दो यहां पर इनकी, x अपॉन में x। ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 1 अपॉन में 1, मतलब tan थीटा किसके इक्वल हो गया? 1 के इक्वल। अब एक बात दो, 10 का टेबल याद करो, जो 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90। tan थीटा 1 कब होता है? आप सबको याद होगा, 10 होता है 1 45 डिग्री पर। 10 1 कब होता है? 45 डिग्री। तो इसकी थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 45, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट चलते हैं। गुड, थोड़ी पेस मेंटेन रखने की कोशिश करते हैं, पेस बढ़ाते हैं अपनी। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार मैंने इसमें देखा है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन ये है, लेकिन एग्जाम में बहुत बार आता है। ध्यान से देखना, इन्होंने बोला एपीसीडी एक ट्रेपेजियम है। ये आ गया ट्रेपेजियम। इसकी लैंग्वेज थोड़ी कंफ्यूजिंग है पर क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है। एबीसीडी एक ट्रेपेजियम हो गया, इन विच एबी इज पैरेलल टू डीसी और बीच में कहीं पर ईएफ। इसकी फिगर मैं बना रहा हूं, बनी नहीं हुई, यहां पर है ईएफ। हमें प्रूव करना है कि भाई एई अपॉन में ईडी बीएफ अपॉन एफसी के इक्वल है। इसमें सबसे पहले हम करते हैं छोटी सी कंस्ट्रक्शन, एसीयू क्या कर लेते हैं? जॉइन। इसका नाम रख लेते हैं एक्स। अब ध्यान से देखना, क्वेश्चन में मुझे पहले से गिवन है कि भाई एबी पैरेलल है ईएफ के। अभी इतने मानते हैं कि एबी ईएफ तीनों पैरेलल, तो एबी पैरेलल है ईएफ के और पैरेलल है डीसी के। इसका मतलब अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, ट्रायंगल एडीसी की मैं बात कर रहा हूं, ट्रायंगल एडीसी की, तो इसमें बोल सकता हूं कि भाई ईएक्स पैरेलल है डीसी के, क्योंकि अगर ईएफ डीसी के पैरेलल है तो ईएक्स भी क्या हो जाएगा? डीसी के पैरेलल हो जाएगा। अगर ईएक्स डीसी के पैरेलल है तो मैं बोल सकता हूं अकॉर्डिंग टू बीपीटी इसकी साइड्स की रेशियो क्या हो जाएगी? एक दूसरे के इक्वल। एई अपॉन में ईडी इक्वल है एएक्स अपॉन में एक्सी। ये हो गई मेरी फर्स्ट इक्वेशन। कोई प्रॉब्लम? अब आते हैं दूसरे वाले ट्रायंगल में। अब मैं बात कर रहा हूं इस वाले ट्रायंगल की, एबीसी की। इन ट्रायंगल एबीसी, एक बात बताओ, एबी ईएफ के पैरेलल था तो एबी एक्सएफ के पैरेलल होगा। इफ एबी इज पैरेलल टू एक्सएफ, सेम, देन अकॉर्डिंग टू बीपीटी क्या हो जाएगा? सीएफ अपॉन में, सॉरी ऊपर से देते हैं, बीएफ अपॉन में एफसी इक्वल टू एएक्स अपॉन में एक्सी। ये हो गई सेकंड इक्वेशन। अब ध्यान से देखो, ax अपॉन में xc इसके भी इक्वल है और ax अपॉन में xc इसके भी इक्वल है, तो मैं लिख दूंगा देन अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1 एंड 2 मैं क्या बोल सकता हूं कि भाई ae अपॉन में ed इक्वल है bf अपॉन में fc के। हेंस प्रूव्ड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लो इसको, स्टार लगा लेना, बहुत बार आता है, सिंपल सा है, बट अगर आपको पता नहीं कैसे नहीं होगा तो कंफ्यूज होगे बहुत ज्यादा। आराम से लिख लो से। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, अरे अगर बेसिक्स है ना
तो मोस्ट प्रोबेबली सेक्शन बी या सेक्शन सी का फर्स्ट क्वेश्चन यही रहने वाला है। बहुत बहुत ज्यादा चांसेस है। सिंपली बोल देंगे प्रूव करो कि √3, √4, √5 या फिर √6 प्लस √7 ऐसा करके एक नंबर इरेशनल है। तो इसको लर्न कर लो। अगर आपके बेसिक्स बहुत ज्यादा वीक है, स्टिल रट्टा मारना, तो ये क्वेश्चन तो पक्का आने वाला है। 99% चांसेस है। हम कैसे करते हैं इसे? हम स्टार्ट करेंगे। लेट अस अज्यूम √3 इज अ रैशनल नंबर। याद है ना क्वाड्रेटिक थ्योरम से करते थे? हम मान लेंगे √3 क्या रैशनल नंबर। सो √3 इज इक्वल टू P अपॉन में Q, वेयर P एंड Q आर को प्राइम। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा? स्क्वायर बोथ साइड। आप एग्जाम में फुल फॉर्म लिखना, √3 का स्क्वायर हो जाएगा, P का स्क्वायर हो जाएगा और Q का स्क्वायर हो जाएगा। 3 इज इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन में Q स्क्वायर। Q स्क्वायर वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा P स्क्वायर इज इक्वल टू 3Q स्क्वायर। इसको इक्वेशन 1 मान लेते थे। 3 चला जाएगा हमारे डिवाइड में, Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन में 3। अब मैं बोल सकता हूं P स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3। इसका मतलब P इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। यहां तक क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। अगर मैंने P को 3 से डिवाइड किया तो कोई ना कोई आएगा आंसर, कोई ना कोई इंटीजर आएगा C। मैं मान लेता हूं C इज एनी इंटीजर। ठीक है, अब इसको स्क्वायर बोथ साइड करके दोबारा ये कितना आ जाएगा? P का स्क्वायर अपॉन में 9 इज इक्वल टू C का स्क्वायर। याद है P के स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी यहां पर? ये रहा P स्क्वायर। ध्यान से देखना, इस इक्वेशन 1 से मैंने वैल्यू मान दी इसकी 3Q स्क्वायर। इसको मैं यहां पर पुट कर दूंगा तो ये हो जाएगा P स्क्वायर की जगह 3Q स्क्वायर अपॉन में 9 इज इक्वल टू C स्क्वायर। लिख देना बाय इक्वेशन 1। यहां से कटेगा तो ये आ जाएगा Q स्क्वायर अपॉन में 3 इज इक्वल टू C स्क्वायर। इसका मतलब Q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, तो Q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। अब ध्यान से कितना हमने क्वेश्चन माना था P एंड Q आर को प्राइम। हमने क्या माना था क्वेश्चन में? P और Q क्या है? को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जो एक दूसरे के टेबल में कभी आते ही नहीं है, मतलब वो दोनों अलग अलग है, 1 के अलावा किसी टेबल भी नहीं आ सकते। लेकिन हमने यहां पे देखा P भी 3 से डिविजिबल हो रहा है और Q भी 3 से डिविजिबल हो रहा है, तो हमने जो माना था वो क्या था? गलत। तो लास्ट लाइन करेंगे, दिस contradiction arises due to our wrong assumption reality में √3 is an irrational number। थोड़ी सी तबीयत डाउन है, ठीक है? क्लियर है? यहां तक नोट डाउन करो। बहुत ज्यादा चांसेस क्वेश्चन के आने के। सिंपल स्टिल स्कोरिंग। नेक्स्ट पे आते हैं। ओह, बहुत अच्छा क्वेश्चन, एनसीईआरटी क्वेश्चन है और बहुत बार सिलेबस में देखा, पीवाईक्यू में बहुत बार क्वेश्चन है। बोला अ लेंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स चार्ज। हम मान लेते हैं एक लाइब्रेरी है जिसमें भाई आपको फिक्स चार्ज तो देना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो मैंने मान लिया फिक्स चार्ज यहां का X रुपए। ठीक है, फॉर द फर्स्ट 3 डेज। ठीक है, ये फिक्स चार्ज है फॉर फर्स्ट 3 डेज। पूरा लिख देता, फॉर फर्स्ट 3 डेज। ठीक है, एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। उसके बाद कुछ और चार्ज होगा, तो मैं मान लेता हूं एडिशनल चार्ज क्या है? एडिशनल चार्ज कितना हो जाएगा? बाय। कोई प्रॉब्लम? इन्होंने क्या बोला, एक लड़की है जिसका नाम है सरिता। तो सरिता ने क्या करा? सरिता पेड 27 फॉर बुक केप्ट फॉर 7 डेज। सरिता ने 7 दिन के लिए बुक रखी। अब ध्यान से 7 दिन के लिए बुक रखी है। 3 दिन के लिए उसके कितने रुपए लगे होंगे? पहले 3 दिन के लिए 4 दिन लग कर रहे थे। 3 दिन के लिए उसके रुपए लगे X, और फिर 4 दिन की बात करते हैं, हर दिन के Y रुपए थे, तो 4 दिन के कितने रुपए हो जाएंगे? 4Y। और टोटल सरिता ने कितने रुपए पे करे? 47। ये बन गई मेरी यहां से पहली इक्वेशन। अब आते हैं आगे। एंड सूजी पेड 21। सूजी ने कितने रुपए पे करे? 21। तो सेम कितने दिन के लिए? फॉर 5 डेज के लिए। 5 डेज में से 3 डेज की तो उसने चार्ज करेंगे X, क्योंकि वो तो कंपलसरी है। उसके बाद 2 दिन बच गए होंगे बस, तो 2 दिन के उसने कितने करेंगे? 2y इज इक्वल टू 21। ये बन गई मेरी सेकंड इक्वेशन। इन दोनों कर देता हूं मैं एलिमिनेट x और y की वैल्यू निकालने के लिए। फाइंड द फिक्स्ड चार्ज एंड द एडिशनल चार्ज फॉर द एक्स्ट्रा डे। यहां पर लिखता हूं इक्वेशन क्या है? x प्लस 4y
इज इक्वल टू 27, x प्लस 2y इज इक्वल टू 21, माइनस माइनस माइनस, यहां से गया यू गेट 2y इज इक्वल टू 6 और यहां से y की वैल्यू कितनी आ गई 3, मतलब एडिशनल चार्ज कितना था रोज का 3 रुपए। और ऊपर किसी भी क्वेश्चन में पुट कर देता हूं इसमें x प्लस 2y इज इक्वल टू 21, तो x प्लस 2 इंटू में 3 इज इक्वल टू 21, x प्लस 6 इज इक्वल टू 21, 26 यहाँ पे प्लस का और वहां से क्या हो जाएगा माइनस, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी ऐसे 15 और फिक्स चार्ज कितने थे 50। नोट डाउन करने से डन। चलो मेरा टाइम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपने पक्का इसे एनसीईआरटी में देखा होगा और सैंपल पेपर्स में बहुत बार, और इतना इजी होने के बाद भी बच्चे बहुत बार कंफ्यूज होते हैं। क्वेश्चन क्या है, अ सर्कल टचेस ऑल फोर साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। हम मान लेते हैं क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी और इसके अंदर एक सर्कल है जिसकी चारों साइड टच कर रहा है। हमें प्रूव करना है कि इसकी अपोजिट साइड्स का सम एक दूसरे के इक्वल है। आ रहा है दिमाग में, ट्रायंगल क्वेश्चन है, सॉरी सर्कल क्वेश्चन है, अपोजिट साइड का सम एक दूसरे के इक्वल करना है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां मुझे पता है कि यार ये सारी अब क्या बन गई, टेंजेंट बन गई ए बी सी डी, तो मैं बोल सकता हूं यहां से ध्यान से ना कि भाई इसका नाम रख देते हैं, एक मिनट, पी क्यू आर एस। अब ध्यान से ना मैं बोल सकता हूं कि ए एस एपी के इक्वल है, क्यों, क्योंकि टेंजेंट फ्रॉम द सेम पॉइंट्स आर इक्वल। सेम पीबी इसके इक्वल है, सी क्यू सी आर के इक्वल है और डी आर इसके इक्वल है। सिंपल। लेकिन स्टार्ट करूं, बोल सकता हूं यहां से कि भाई एपी किसके इक्वल है, एएस के, पीबी किसके इक्वल है, बीक्यू के, आरसी किसके इक्वल है, सीक्यू के, और डीआर किसके इक्वल है, डीएस के। इन चार इक्वेशन कर देता हूं प्लस इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4। सबका सेम रीजन आएगा, टेंजेंट्स फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। इन सबको प्लस कर लेते हैं, यहां पर आ जाएगा एपी प्लस पीडी प्लस आरसी प्लस डीआर इक्वल टू एएस प्लस बीक्यू प्लस सीक्यू प्लस डीएस। इस क्वेश्चन में ना बस एक चीज होती है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान रखने के लिए, वरना क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। एक सिंपल सी बात है, ध्यान सीखना। मैंने इस चारों तरफ मैंने क्या लिखा है यहां पर, एपी और पीबी, मतलब एपी और पीबी, और इस तरफ मतलब सेम आगे लिखा है आरसी और डीआर, और दूसरी तरफ मैंने यहां पे क्या लिखा है, यहां लिखा है मैंने एएस और बीक्यू। यहां पे क्या हो गया, एएस और बीक्यू, और दूसरे क्या लिखा है, सीक्यू और डीएस, सीक्यू और डीएस। अब मैंने ऐसा क्यों करा है, ताकि जब मैं इनके सारे एंगल्स को सम करूं, मतलब सारे क्वेश्चंस को सम करूं, तो ये जो अपोजिट एंगल है ये एक दूसरे के सामने आ जाए, और सेम ये वाली जो अपोजिट साइड है वो एक दूसरे के इक्वल आ जाए। अब ध्यान देखना, एपी और पीबी, अगर मैं एपी और पीबी को प्लस करूं तो कितना बन जाएगा, एबी, और आरसी और डीआर इन दोनों को प्लस करूं तो कितना बन जाएगा, सीडी। सेम एएस और डीएस को प्लस करूं तो कितना बन जाएगा, एडी, और बीक्यू और सीक्यू करूं तो कितना हो जाएगा, बीसी। क्वेश्चन में यही प्रूव करना था मैं, हेंस प्रूव्ड। बस ये याद रखना है कि इसकी अपोजिट साइड्स एक तरफ लिखनी है और ये वाली अपोजिट साइड एक तरफ लिखनी है, ताकि आखिरी में सम में वो दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाए। नोट डाउन करो, आगे बढ़ते फिर। सॉरी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं। ओह इजी है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में भी है शायद, ध्यान सीखना कैसे करना है। इन्होंने बोला है कि हमें प्रूव करना है कि भाई कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर इक्वल है 1 माइनस कॉस थीटा, यहां पे मिसप्रिंट हो गया, अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। स्टार्ट करें। सबसे पहले कॉसेक को क्या लिख सकता हूं, हमें पता है ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होती है ऑलमोस्ट 90% क्वेश्चन तो साइन और कॉस चेंज करने हो जाते हैं, तो कॉसेक को क्या लिख सकता हूं मैं, 1 अपॉन में साइन, माइनस कॉट को क्या लिख सकता हूं, कॉस अपॉन में साइन अपॉन में स्क्वायर।
ट्रिग्नोमेट्री में ना बहुत ज्यादा बच्चे कंफ्यूज रहते हैं जब क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, तो कोशिश करा करो 90% टाइम तो सबसे पहले तो साइन कॉस में चेंज कर देते हैं और वो सॉल्व नहीं हो रहा, फिर भी आपको जो आइडेंटिटीज है ना उसके हिसाब से 3 4 5 6 स्टेप करा करो, क्योंकि एग्जाम में आपको स्टेप के नंबर मिलने वाले हैं। तो अगर कुछ भी नहीं आ रहा स्टिल आपको 3 4 क्वेश्चन याद तो ट्राई करा करो, ट्राई करो, क्योंकि एक या दो स्टेप भी ठीक हो गए तो आपको एक दो एक्स्ट्रा नंबर मिल जाएंगे। और ट्रिग्नोमेट्री टफ नहीं आती है बेसिक्स में, मोस्ट प्रोबब्ली एनसीईआरटी या फिर एनसीईआरटी में थोड़ी एक्स्ट्रा आएगी तो बिल्कुल घुमाने वाली नहीं होगी। अगर आपको अपनी इक्वेशंस करने तो आराम से कर दोगे। क्वेश्चन पे वापस आते हैं, इसका एलसीएम आएगा साइन, ऊपर आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा 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 का होल स्क्वायर, ये ऊपर हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब हमें इक्वेशन पता क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो यहां से कॉस उधर भेज दूंगा तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस साइन स्क्वायर थीटा की लिख देता हूं मैं कॉस थीटा कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या तो कोई डाउट है? अब नीचे देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 पे स्क्वायर लगाओ ना लगाओ एक ही मतलब होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी है, तो नीचे आ जाएगा, ऊपर तो सेम ही लिख देते हैं a प्लस बी और a माइनस बी, इससे जाएगा एक कट, तो आखिर में क्या ऊपर रह जाएगा बस 1 माइनस कॉस थीटा और अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा, हेंस प्रूव्ड। नोट डाउन करो। डन, चलो नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, अब तक अच्छी पेज चल रही है, मेंटेन रखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोला है, अ ट्रेन ट्रेवल 360 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड, डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है 360 किलोमीटर। If the speed had been 5 किलोमीटर और more, it would have take 1 hour less। मान लेते हैं स्पीड थी उसकी x मान लेते हैं, ठीक है। अब इन्होंने दो सिचुएशन दी है, पहले जब वो नॉर्मल स्पीड पे चल रहा था, एक जब उसकी स्पीड क्या होगी 5 किलोमीटर ज्यादा होगी, तो मतलब बोल लेते हैं एनहांस स्पीड लिखने के लिए, इसमें उस दिमाग में रख लिए। पहली वाली कंडीशन पे आते हैं, डिस्टेंस इस बार भी 360 किलोमीटर चलना है, स्पीड अभी कितनी चल रहा है x किलोमीटर, सेम डिस्टेंस यहां पर भी 360 चलना है, लेकिन अब स्पीड कितनी है इसकी 5 किलोमीटर ज्यादा है, तो x प्लस 5। यहां पर टाइम कितना लगेगा, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस कितना हो गया 360 अपॉन में x, यहां पर टाइम का फॉर्मूला हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो टाइम का फॉर्मूला हो जाएगा 360 अपॉन में x प्लस 5। इन्होंने बोला है अगर उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी तो अब वो 1 घंटा कम ले रहा है, मतलब इन दोनों टाइम का जो डिफरेंस है वो कितना है 1 आवर का। अब निकाल लेते हैं यहां पर, मतलब 360 अपॉन में x माइनस 360 x प्लस 5, ये किसके इक्वल है 1 आवर के इक्वल। इसे सॉल्व करें, 360 को कॉमन ले लेता हूं, यहां पर आ जाएगा 1 अपॉन में x माइनस 1 अपॉन में x प्लस 5। डायरेक्ट 360 से एलसीएम लेना स्टार्ट मत कर देना, कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाएगी, सिंपल तरीके से रखना। अब यहां पे क्या हो जाएगा 360 आ गया, एलसीएम आएगा x इंटू में x प्लस 5, ऊपर चला जाएगा x प्लस 5 माइनस का x इज इक्वल टू 1, ये आ जाएगा 360 x कट गया 5 आ गया। इस वाले क्वेश्चन में तो ज्यादा हेल्प नहीं मिली इसे करने से, लेकिन ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन में मिलता है, तो पहले कॉमन निकाल लेना, x इंटू एक्स कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं यहां पर इसे, ये हो जाएगा 360 इंटू में 5 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5x, 5 0 0 5 6 30 5 3 15 16 17 18 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5x, ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, सॉल्व कर दे इसको। अगर डायरेक्ट मैं करूं, मेरे दिमाग में आ रहा है 1800 का, आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा कर लेना ताकि इजी रहे, वैसे 40 45 से हो रहा है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लेते हैं, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, तो ये आ जाएगा माइनस 5 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4, a1 है, c है माइनस का 1800, नीचे आ जाएगा 2 इंटू में 1, माइनस 5 कैसे रहेगा, प्लस माइनस 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 4 0 0 4 0 0 4 8 36, 4 0 4 5 6 7, और ये हो जाएगा प्लस का अपॉन में 2 2, माइनस 5 प्लस माइनस ये हो जाएगा 7 6 2 5 अपॉन में 2। ठीक है, अब 7 6 2 5 किसका स्क्वायर रूट होता है, चाहे एलसीएम निकाल लेना चाहे स्क्वायर रूट के मेथड से कर लेना, 8 7 7 8 56, तो ये होगा 75 का, 7 8 56 नहीं 9 8 72, 85 का होगा, प्लस 85 अपॉन में 2। इसे आगे सॉल्व करते हैं, माइनस 5 एक बार
प्लस 85 अपॉन में 2 हो जाएगा, और वह माइनस 5 माइनस 85 अपॉन में 2 हो जाएगा, जाएगा 80 अपॉन में 2 मतलब 40, और ये एक बार आएगा माइनस 90 अपॉन में 2 मतलब माइनस की 45। स्पीड कभी भी माइनस में हो ही नहीं सकती, तो हमारा आंसर क्या होगा 40। तो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा होगा, नॉर्मल स्पीड। नोट डाउन करो इसको, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। डिस्टेंस टाइम वाले बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं क्वाड्रेटिक से, और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, कभी कार का आ जाएगा, कभी ट्रेन का आ जाएगा, कभी बस का। कर लो नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन 11 पे। क्वेश्चन 11 क्या बोल रहा है, मोटर बोट स्पीड इन स्टिल वाटर 18 किलोमीटर आवर टेक्स 1 आवर मोर टू गो अपस्ट्रीम। अच्छा ठीक है, सिलेबस में लिखा हुआ है कि अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम रिलेटेड है। ऑलमोस्ट हर एक स्कूल में बताया जाता है कि अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम रिलेटेड है, लेकिन अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम रिलेटेड है चैप्टर नंबर 3 से, लेकिन चैप्टर नंबर 4 में अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम आ रहा है। तो अगर आपके टीचर्स बोल रहे रिलेटेड है तो उनकी मत सुनना, चैप्टर नंबर 4 में आ रहा है तो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के टॉपिक करने हैं। लास्ट 3 साल से लगातार इसके टॉपिक्स आ रहे हैं, तो इस टॉपिक को मिस मत करना, नो मैटर आपके टीचर्स क्या बोल रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। अब मोटर बोट स्पीड इन स्टिल वाटर 18 किलोमीटर आवर टेक्स 1। अच्छा ठीक है, एक मोटर बोट की स्पीड दे रखी है हमें, स्पीड ऑफ मोटर बोट दे रखी है 18 किलोमीटर पर आवर। हमें वाटर की स्पीड नहीं दे रखी है, तो वाटर की स्पीड को मैं x मान लेता हूं। क्वेश्चन में क्या है, टेक्स 1 आवर मोर टू गो 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम देन रिटर्न डाउनस्ट्रीम। दो सिचुएशन है, एक है अपस्ट्रीम, एक है डाउनस्ट्रीम। हमने क्या सीखा था कि अपस्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाती है, प्लस होती है, माइनस होती है, माइनस, क्योंकि इसे ऊपर की तरफ चढ़ना है तो स्पीड हो जाएगी माइनस। लेकिन डाउनस्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाती है, प्लस। ये सोचो ना, आप नीचे जा रहे हो तो बहुत तेज भागते हुए नहीं जाओगे, तो याद रखना इसमें क्या होता है, वाटर और बोट दोनों एक डायरेक्शन में होते हैं, दोनों की स्पीड प्लस हो जाती है। तो बोट माइनस वाटर और बोट प्लस वाटर। अब क्वेश्चन में आते हैं, डिस्टेंस दोनों में सेम कवर करना है, 24 किलोमीटर। यहां पर इसकी स्पीड हो जाएगी, बोट की स्पीड है 18 माइनस एक्स, और यहां पर इसकी स्पीड हो जाएगी 18 प्लस एक्स। यहां पर इसे कितना टाइम लग रहा है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड मतलब 24 अपॉन में 18 माइनस एक्स, और यहां पर इसे टाइम लग रहा है सेम, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड इक्वल 24 अपॉन में 18 प्लस एक्स। दोनों का टाइम गिवन है, इन्होंने बोला दोनों के टाइम का डिफरेंस कितना है, 1 आवर। लिख लेते हैं 24 अपॉन में 18 माइनस एक्स माइनस 24 अपॉन में 18 प्लस एक्स इक्वल टू 1 आवर। सिंपल सी बात है, अब 3 में से ज्यादा टाइम लगा होगा तो वो पहले आ गया। अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। यहां पे याद रखना 24 कॉमन लेना है ताकि कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाए हमारी। 18 प्लस एक्स इक्वल टू 1, 24 सेम रहेगा, यहां पर कैल्सियम आएगा 18 माइनस एक्स इंटू में 18 प्लस एक्स इक्वल टू 1, ऊपर आ जाएगा 18 प्लस एक्स माइनस 18 माइनस एक्स। इसलिए मिस्टेक करते हैं, यहाँ पर वो माइनस लगा के ब्रैकेट आ जाएगा, दोनों के साइन चेंज, एक छोटी सी गलती है पूरा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। 18 प्लस एक्स माइनस 18 प्लस एक्स अपॉन में a प्लस बी और माइनस बी है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा, तो 18 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। आगे सॉल्व करते हैं। 24 को 24 आ गया, यहाँ पे आ गया 2x, 18 का स्क्वायर कितना होता है 324 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, यहां पर आ जाएगा 48x इक्वल टू 324 माइनस एक्स स्क्वायर, सबको उधर लेके आते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, प्लस का 48x तो है ही, यहां पर आ जाएगा माइनस का 324 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं, फॉर्मूला लाके माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। माइनस बी मतलब माइनस का 324 प्लस माइनस बी का स्क्वायर मतलब 48 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है 1 और c कितना है माइनस का 324 अपॉन में 2a। ये b सॉरी 48 होगा, हाँ वही प्लस का, यह आ जाएगा माइनस का 48 प्लस माइनस 48 का स्क्वायर। टाइम सेव करने के लिए कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं। 48 इंटू 48 कितना हो जाएगा 2304, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर 4 इंटू 324 इक्वल टू 1296 अपॉन में 2 इंटू 1 था यहाँ पर तो 2 आ जाएगा। माइनस का 48 सेम रहेगा, प्लस माइनस 1296 प्लस 2304 किसका स्क्वायर 3600 हो गया, और ये हमें पता है किसका स्क्वायर रूट होता है माइनस 48 प्लस माइनस 60 अपॉन में 2। अब एक बार प्लस कर देते हैं, एक बार माइनस 48 माइनस 60 अपॉन में 2 और माइनस 48 प्लस 60 अपॉन में 2, ये हो जाएगा माइनस 108 अपॉन में 2
माइनस का 54, स्पीड कभी माइनस में हो ही नहीं सकती, ये आएगा 12/2 मतलब 6 किलोमीटर पर आवर। वाटर की स्पीड कितनी थी? 6 किलोमीटर पर आवर। नोट डाउन करो, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट प्रॉब्लम एग्जाम में आने वाला है, तो डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम के क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। ये नहीं पता किस वाले सेट में आएगा, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली आएगा जरूर। करो नोट डाउन से। डन, चलो आगे बढ़ते हैं। सॉरी, पूरे क्रॉस हो जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है प्रूव इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल इंटरसेक्ट द अदर। अच्छा ठीक है, ये बीपीटी नहीं है, नॉर्मल है, इसे कंफ्यूज मत करना, इसी जगह बीपीटी करके आ जाओ। क्वेश्चन में बोला है प्रूव करना है कि एक पैरेलल साइड है, जैसे इसे मान लेते हैं ए बी सी, इसे मान लेते हैं डी और ई। क्वेश्चन बोला है इफ वन लाइन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल इंटरसेक्ट द टू साइड डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑफ द। ठीक है, हमें बोल दिया पहले कि इफ गिवन क्या है, इन्होंने बोल दिया कि भाई डी किसके पैरेलल है? बीसी के। और इन्होंने क्या बोला है ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल इंटरसेक्ट द अदर टू साइड डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड डिस्टिंक्ट द सेम रेशियो। हमें प्रूव क्या करना है इसमें कि भाई इनकी साइड की रेशियो मतलब एडी अपॉन में डीबी इक्वल है एई अपॉन में एसी के। ये प्रूव करना है। कुछ में ध्यान से देखना, दो ट्रायंगल्स है, एक ट्रायंगल है छोटे वाला एडी और एक ट्रायंगल है एबीसी। मैं इन दोनों को सिमिलर प्रूव करता हूं, ट्रायंगल एडी एंड ट्रायंगल एबीसी। सबसे पहले एंगल ए दोनों में क्या है? कॉमन। उसके बाद मैं बोल सकता हूं कि भाई ये वाला एंगल डी एंगल बी के इक्वल हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, और यहां से एंगल ई किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल सी के, क्योंकि पैरेलल लाइन से तो दोनों कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएंगे। इसे लिख लेता हूं यहां पर एंगल D इज इक्वल टू एंगल E और एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। इसका रीजन क्या आ जाएगा? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। डन। अब मैं बोल सकता हूं ट्रायंगल ADE सिमिलर AD, राइट, ट्रायंगल ADE सिमिलर है ट्रायंगल ABC के बाय एंगल क्राइटेरिया। इसका मतलब इनकी साइड्स की रेशियो एक दूसरे की इक्वल हो जाएगी कि भाई AD अपॉन में AB इक्वल है AE अपॉन में AC। लेकिन अभी भी मुझे क्या चाहिए? वेरी गुड, AD अपॉन में DB चाहिए, पूरा AB नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ 1 माइनस में देता हूं, AD 1 माइनस क्यों करता हूं, इसे लिख देता हूं ना ऐसे। तो साइड बड़े वाले ट्रायंगल के ऊपर लिख लेते हैं, AB अपॉन में AD इक्वल है AC अपॉन में AE का। अब मैं 1 माइनस कर देता हूं दोनों साइड, AB अपॉन में AD माइनस 1 इज इक्वल टू AC अपॉन में AE इज इक्वल टू माइनस 1। तो इसका एलसीएम आएगा AD, ये आ जाएगा AB माइनस AD इज इक्वल टू AE, नीचे आ जाएगा यहां पर भी AC माइनस AE। तो AB में से AD गया तो कितना बच गया? DB अपॉन में AD। सेम AC में से AE गया तो कितना बच गया? EC अपॉन में AE। और क्वेश्चन में यही प्रूफ करना था, ये क्या गया? हेंस प्रूव्ड। इससे याद है, शायद मैंने आगे क्वेश्चन में बीपीटी डाल रखी है, शायद नहीं, लेकिन आपको बीपीटी रट लेनी है, बीपीटी थ्योरम का प्रूफ। ये 99% चांसेस एग्जाम में आएगी। तो अभी चाहे वीडियो को पॉज करके जाके बीपीटी का स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लर्न करना स्टार्ट कर दो, लेकिन बीपीटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन के बाद बीपीटी जरूर करना, अगर आगे आएगी तो मैं करा दूंगा। कर लो नोट डाउन। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सर्कल क्वेश्चन। If an arc of a circle of radius 14 centimeters subtends an angle of 60 degree at the center, then what is the length of its arc? Very good. Arc की लेंथ कैसे निकालते हैं? एरिया ऑफ सेक्टर सबको निकालना आता है, पर आर्क की लेंथ कैसे निकालते हैं? ये दे रखा है 60 डिग्री। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। लेकिन आर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? लेंथ ऑफ आर्क, मतलब यहां से लेकर ये, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? थीटा अपॉन 360 2 पाई आर। सिंपल, 60 अपॉन में 360, 2 हो गया, पाई हो गया 22/7 और रेडियस कितना दे रखा है? 14। सॉल्व करें, 7 2 14, 0 0 6 6 36, 2 3 6, तो ये कितना आ जाएगा? 44 अपॉन में 3, सब कुछ सेंटीमीटर पे गिवन है, हाँ, तो सेंटीमीटर आ जाएगा आंसर। बहुत सिंपल।
जब भी आर्क निकालने के लिए बोला जाएगा तो हम पेरीमीटर का फॉर्मूला यूज कर देंगे थीटा अपॉन 360 के साथ। एरिया में कर देंगे एरिया का फॉर्मूला। डन, नेक्स्ट पे क्वेश्चन पे 14 पे इन्होंने क्या बोला, इफ द डायमीटर ऑफ द सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर इज 18, ठीक है, सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर है, इसका डायमीटर दे रखा है 18 सॉरी 14, तो रेडियस कितना हो गया यहां से लेकर 7, देन इट्स पेरीमीटर इज, इसका पेरीमीटर फाइंड करना। एक बात बताओ, इसका पूरे का पेरीमीटर फाइंड करना, तो यहां से लेकर यहां तक तो ये डायमीटर ही है, मतलब 2 आ रही है, लेकिन यहां पे क्या है, सेमी सर्कल है। अगर मुझे पूरे सर्कल का वो चाहिए होता है पेरीमीटर तो 2 पाई आर, लेकिन आधे सर्कल का चाहिए तो मैं इसे 2 से डिवाइड कर दूं, क्या बनेगा पाई आर। तो मुझे इस पूरे का पेरीमीटर चाहिए तो फॉर्मूला क्या बनेगा 2r प्लस पाई आर। अब इसमें से मैं क्या करूंगा, r कॉमन ले लूंगा, 2 प्लस पाई फॉर्मूला बन जाएगा। ये फॉर्मूला कैसे बना समझ आया, नीचे का मैंने डायमीटर सीधा 2r प्लस कर दिया और ये है मेरे पूरे सर्कल का हाफ, तो 2 पाई आर को किससे डिवाइड करा 2 से। आगे करते हैं यहां पर, इसमें वैल्यूज पुट करें तो r कितना है 7 प्लस 2 प्लस 22/7, r की वैल्यू 7 रहेगी, यहां पर 2 का 2 रहेगा, एलसीएम आ जाएगा 7 2 से 14 प्लस 22, ये 7 से 7 कट जाएगा, पर कर लेते हैं पहले, आ जाएगा 36 अपॉन में 7, तो इसका कितना आ जाएगा 36 सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर में गिवन है, लिखा नहीं है और मोस्ट प्रोबेबली मिसप्रिंट हो गया, सेंटीमीटर में गिवन होगा। नोट डाउन कर लो, इजी क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, सही पेज चल रही है अब तक। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या था, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ 15 मीटर हाइट टावर, 15 मीटर हाइट टावर क्या है, इस पॉइंट इज 15 मीटर 15√3 अवे। हमें क्या फाइंड करना है, एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है, बहुत इजी। अभी कुछ देर पहले हमने सेम एक ऐसा क्वेश्चन करता, उसमें इक्वल साइड थी तो फिर 45 आता, इसमें देखते हैं थीटा कितना आएगा। मुझे क्या क्या गिवन है, मुझे गिवन है परपेंडिकुलर और क्या गिवन है बेस। तो मुझे पता है tan थीटा किसकी इक्वल, सॉरी भाई सेम, सूरज चांदी तोले पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो यहाँ पे tan थीटा की परपेंडिकुलर बेस किसके लिए यूज होता है, tan के लिए, तो मैं क्या यूज करूंगा tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। tan थीटा कितना हो जाएगा मेरे यहाँ पे नहीं पता, परपेंडिकुलर है AB और बेस है BC, तो tan थीटा किसके इक्वल हो जाएगा 15 अपॉन में 15√3, इससे कट गया, tan थीटा किसके इक्वल आ गया 1/√3, और tan थीटा 1/√3 कब होता है tan 30 पर, तो tan थीटा हो जाएगा ऐसे tan 30, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 30 डिग्री। कर लो, ये एमसीक्यू में आता है, पता नहीं क्यों बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, इतना सिंपल सा क्वेश्चन होता है, कर लो नोट डाउन। नेक्स्ट पे चले, की स्पीड बढ़ाते हैं। अच्छा, क्वेश्चन में क्या बोला है, इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द मीन एंड मीडियन आर 25 एंड 26 एंड मोड इज, ये एनसीईआरटी में होता है तो ऑलमोस्ट बच्चे से ऐसे छोड़ देते हैं, लेकिन ये बहुत बार क्वेश्चन बचता है। इसका एक सिंपल सा वो फॉर्मूला होता है, इन्होंने बोल रखा मीन है 25 और मीडियन है 26, मोड फाइंड करना है, तो क्या फॉर्मूला होता है इसका, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। पुट करते फॉर्मूला, मीडियन कितना गिवन था हमें, इंटू में 26 माइनस 2 इंटू में 25, क्या जाएगा 3 6 18, 3 2 6 प्लस 78 माइनस 50, तो यह आ जाएगा 828, तो मेरा मोड कितना हो जाएगा ऐसे 28। फॉर्मूला लर्न कर रहे हैं ना अच्छे से, कई बार क्वेश्चन बचता है, कई बार। डन, अगले पे चलते हैं, बहुत सिंपल और लेकिन बहुत बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन में क्या बोला है, PQ और PR टेंजेंट है, सर्कल सेंटर O है, हमें 50 दे रखा है और हमें ये वाला एंगल निकालना है। ये क्वेश्चन देखते ही समझ जाना, जैसे ही रेडियस टेंजेंट को टच करेगा तो कितने डिग्री के एंगल पे करेगा 90, सेम यहां पर भी कितना हो जाएगा 90। अगर मैं PQOR को एक क्वाड्रिलेटरल मान लूं तो एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल O प्लस एंगल R कितना हो जाएगा 360 डिग्री। क्यों, क्योंकि कोऑर्डिनेट के सारे एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री। P कितना दे रखा है 50, Q कितना दे रखा है 90, O मुझे फाइंड करना है, ये भी कितना दे रखा है 90 इज इक्वल टू 360। ये हो जाएगा 90 180, 180 प्लस 50 हो जाएगा 230 प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 360, एंगल Q आ जाएगा यहाँ से 360 माइनस 230, तो एंगल Q आ गया यहाँ से 130 डिग्री, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। सिंपल, करो नोट डाउन। आगे बढ़े, क्वेश्चन में आगे क्या बोल रहा है, ठीक है, ये बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर सेंटर, ये बहुत इजी है, एरिया ऑफ सेक्टर। अच्छा, फाइंड द मेजर सेक्टर और निकालने के लिए बोला है, सिंपल है, क्वेश्चन में बोला रेडियस है 7 और ये कितना दे रखा है 90, एरिया ऑफ सेक्टर निकालते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा कितनी है 90 अपॉन में 360
पाई कितनी हो जाएगी 22/7 और रेडियस हो जाएगा 7 इंटू में 7। कटिंग करते हैं 9 4 36, 7 7 गया 11 2, तो ये कितना आ जाएगा 11 इंटू 7 अपॉन में 2, मतलब 77 अपॉन में 2। ये आ गया एरिया ऑफ सेक्टर। क्वेश्चन में साथ में क्या बोला है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर में निकालना है। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। मैं क्या करूंगा, पूरे सर्कल में से माइनस सेक्टर को माइनस कर दूंगा, तो एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। एरिया ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा यहां पर, एरिया ऑफ सर्कल ले लेते हैं हम यहां पर पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर मैंने निकाला है 77 अपॉन में 2, तो ये जाएगा 22/7, रेडियस है 7 इंटू 7 माइनस 77 अपॉन में 2, कट गया 7 2 14 154 माइनस 77 अपॉन में 2। एलसीएम लेंगे तो 2 2 4 8 2 5 10 2 2 प्लस 3 माइनस 77। ठीक है, 8 में 7 गया तो 1, 10 में 7 गया तो 3 2 31 अपॉन में 2 आ जाएगा मेरा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहां पर भी लिख देना सेंटीमीटर स्क्वायर। इन छोटी मोटी चीजों के नंबर करते हैं, कर नोट डाउन। सिंपल क्वेश्चन है, बस फॉर्मूले अपने दिमाग में रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, इजी क्वेश्चन। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 फ्रॉम अनदर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 1 अपॉन अल्फा। अच्छा, इसके हमें क्या करना है, रूट निकालना है, अल्फा और बीटा निकालना है, और उसे एक नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जिसके रूट से 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन में बीटा। ध्यान से देखो, इस पे आते हैं पहले अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन को सिंपल पता लग रहा है, ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके 6 है और प्लस करके 5 है, तो कितने होते हैं 5 1 जा 5, सॉरी 2 3 जा 6, तो यहां पे आ जाएगा 3x माइनस का 2x प्लस 6। इसे कॉमन लेंगे, इनसे अलग कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे x कॉमन आ जाएगा x माइनस 3, और यहाँ पे आ जाएगा -2 कॉमन, तो x माइनस 3। तो दो रूट क्या हो गया हमारे, एक तो हो गया x माइनस 3 और एक कितना आ गया x माइनस 2 इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। x आ जाएगा यहाँ से 2 और यहाँ से x कितना आ जाएगा 3, तो अल्फा हो गया 2 और बीटा हो गया 3। सिंपल। अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है जिसका अल्फा है मतलब 1/2 है और 1/b है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला क्या होता है, x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट, तो x स्क्वायर आ जाएगा माइनस सम ऑफ जीरो मतलब 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/2 इंटू 1/3, x स्क्वायर का x स्क्वायर रहेगा माइनस एलसीएम आएगा 6, 3 प्लस 2 प्लस 3 2 6 अपॉन में 1 आ जाएगा, क्या जाएगा x स्क्वायर माइनस 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5 अपॉन में 6, यहाँ पर x है x है x है x है प्लस 1 अपॉन में 6। इसका एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पर एलसीएम आएगा 6, यह जाएगा 6x स्क्वायर इक्वल टू 0 है माइनस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0। 6 में आ जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, मेरा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ से 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हो गई वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। करो नोट डाउन, इजी है। अल्फा और बीटा वाले ऑलमोस्ट जो सारे क्वेश्चन होंगे समर प्रोडक्ट वाले फॉर्मूले से होते रहेंगे, तो मैं करा दूंगा अभी, अगर काश मैंने आगे डाल रखे होंगे मोस्ट ऑफ लिख दो, और नहीं डालेंगे तो मैं बाद में आपको पीपीटी शेयर कर दूंगा। बहुत इजी, सिर्फ सम और प्रोडक्ट वाले फॉर्मूले से ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन रहते हैं बेसिक्स में। आगे बढ़े। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इन्होंने बोला है प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा बार आ रखा है। इन्होंने बोला एक बॉक्स जिसमें 90 डेस्क है, 1 to 90 नंबर है, हमें क्या करना है प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, 2 डिजिट नंबर। सबसे पहले इसी की प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं, 2 डिजिट नंबर। सिंपल सी बात है, एक 2 डिजिट नंबर की बात हो रही है 1 से लेकर 90 तक, तो सिंपल सा है टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम तो कितने हो गए मेरे पास 90 है, 1 से लेकर 90। अब 2 डिजिट नंबर, जो पहला 2 डिजिट नंबर होगा वो होगा 10, ठीक है। उसके बाद 11 से लेकर 20 सारे होंगे, ऐसे 20 से लेकर 30, और ये पूरे होंगे 11 से लेकर सच बताओ तो 90। तो 80 नंबर इधर आ गए और एक 10 एक्स्ट्रा था तो 1 आ गया। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हैं मेरे पास 81, और टोटल आउटकम कितने हैं 90। तो 2 डिजिट नंबर का हो जाएगा यहां पे 9 अपॉन में 10। इजी पीजी। सेकंड वाले पे अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन से होते हैं, पहला हो जाएगा 1, दूसरा हो जाएगा 4, अगला 9 16 25 36, 36 के बाद 49 64 और 81, क्योंकि 100 आएगा तो 90 से बड़ा हो जाएगा। ये टोटल कितने नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इनकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। लिखना फॉर्मूला लिखना चाहिए, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम
अपॉन में टोटल आउटकम। राइटिंग पे ध्यान मत देना, बस कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना। फेवरेबल आउटकम कितने मेरे पे 1 2 3 9 और टोटल आउटकम कितने 10, ठीक है आ जाएगा सॉरी 90 1 अपॉन में 10। और लास्ट आते हैं थर्ड वाले पे। थर्ड में क्या निकालने के लिए बोला है इन्होंने, अ नंबर डिविजिबल बाय 5। कौन कौन सा होता है भाई, 5 हो जाएगा 10 15 20 25 30 35 40, टेबल लिख दो बस 45 50 90 तक लिखने हैं। 55 60 65 70 75 80 85 और 90। तो बिटवीन तो नहीं बोलो ना, हर नंबर चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो सेम इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी देगी 18 अपॉन में 90, मतलब 2 अपॉन में 10 मतलब 1 अपॉन में 5। करो नोट डाउन इसको। आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है कि इन फिगर इफ डी इज पैरेलल टू एसी। एनसीईआरटी क्वेश्चन है, साफ पता लग रहा है, सैंपल पे से बहुत बार आया, मोस्ट अभी आ सकता है। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहले ले लेते हैं, इसी ने बोला डी एसी के पैरेलल है। क्या बोल रहे हैं कि भाई डी ई एसी के पैरेलल है। तो मैं बड़े वाला ट्रायंगल ले लेते, कौन सा, ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, ट्रायंगल एबीसी में क्या है, इफ डी ई इज पैरेलल टू ए सी देन अकॉर्डिंग टू बीपीटी। अब अगर पैरेलल साइड की रेशियो क्या हो जाएगी, इक्वल, मतलब बी अपॉन में ईसी इक्वल हो जाएगा बीडी अपॉन में डीए के। क्या हो जाएगा, बी अपॉन में ईसी इक्वल हो जाएगा बीडी अपॉन में डीए के। इसे इक्वेशन 1 बांध देते हैं। सेकंड वाले इक्वेशन बांधते हैं। सेकंड मिनट क्या बोला भाई, डीएफ पैरेलल है ए के। अब डीएफ कहां पर है, ये डीएफ पैरेलल है ए के। तो अब कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा यहां पर, ट्रायंगल ए बी ई। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें पता है इफ डीएफ इज पैरेलल टू ए ई देन अकॉर्डिंग टू बीपीटी क्या हो जाएगा, ये यहां पर इसकी साइड की रेशियो बीएफ अपॉन में एफ ई इक्वल हो जाएगा बीडी अपॉन में डीए के। बीएफ अपॉन में एफ ई इक्वल हो जाएगा बीडी अपॉन डीए के। सेकंड इक्वेशन, अब ध्यान से देखो कि यार बीडी अपॉन में डीए इसके भी इक्वल है, बीडी अपॉन डीए इसके भी इक्वल है। तो मैं बोल सकता हूं अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, बी अपॉन में ईसी इक्वल हो जाएगा बीएफ अपॉन में एफ ई के। और हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन में मुझे इसी को प्रूव करना था। एनसीईआरटी है बट स्टिल इंपॉर्टेंट है, लिख लो। नेक्स्ट पेज दे फिर, सिंपल। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या होता है, पॉइंट ए बी सी डी आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। बहुत सिंपल है और कई बार क्वेश्चन में एग्जाम में आता है, ध्यान से देखो। ए बी सी डी बोल रखा है पैरेललोग्राम है, वैल्यूज रखिए। ए कितना है 2,3, बी कितना है -5,6, सी कितना है 6 और 7 और डी कितना है P, 4। इन दोनों को करता हूं, मिला देता हूं। अब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि उन जो उसके वो जो डायगोनल्स होते हैं वो इसको बाइसेक्ट करते हैं। इसका मतलब ये जो पॉइंट है O वो AC का भी मिड पॉइंट है और BD का मिड पॉइंट है। पहले AC का मिड पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। मिड पॉइंट ऑफ AC, मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 अपॉन में 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन में 2। ठीक है, A कितना दे रखा है मुझे 2,3 और C कितना दे रखा है मुझे 6,7। ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। तो 2 प्लस 6 अपॉन में 2 कॉमा 3 प्लस 7 अपॉन में 2, ये आएगा 8 अपॉन में 2 और ये आ जाएगा 10 अपॉन में 2। ये कट के आ गया 4 और ये आ गया 5। तो ये हो गया मेरा पॉइंट O। ठीक है, अब ये जो O है वो क्या है, BD का भी मिड पॉइंट है। तो क्या करूंगा, मिड पॉइंट ऑफ BD सेम होगा x1 प्लस x2 अपॉन में 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन में 2 और ये O के इक्वल होगा। मिड पॉइंट क्या BD का O है। अब ध्यान से देखो B और D, B लिख लेते हैं यहां पर, ये है -5,6 और D कितना है P, 4। ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। यहां पर x1 कितना हो जाएगा -5 प्लस P अपॉन में 2 कॉमा 6 प्लस 4 अपॉन में 2 इक्वल टू O कितनी वैल्यू आई थी मेरी 4 और
5। तो ये वाली वैल्यू किसके इक्वल है 4 के, और ये वाली वैल्यू किसके इक्वल है 5 के। तो मुझे p की वैल्यू निकाली तो इसको 4 के इक्वल कर देता हूं। फॉर्म में p = 2 = 4, 2 वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा -5 प्लस p = 8, माइनस का 5 वहां जाके प्लस का हो गया 8 + 5, और p की वैल्यू आ जाएगी 8, 9, 10, 11, 12, 13, और ये हो गया मेरा आंसर। नोट डाउन करो बच्चा, सिंपल। बस याद रखना कि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, और उन दोनों का जो मिड पॉइंट रहेगा वो रहेगा सेम। चलो टेक्स्ट देते हैं। ओ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देखना। पता नहीं कितनी बार मैंने सैंपल पेपर्स में बच्चों कितनी बार कराया, बहुत ज्यादा एनसीईआरटी के एग्जांपल है पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये अलग अलग तरीके से आता है, कई बार ये प्रूव करने के लिए देता है और कई बार वैल्यूज फाइंड करने के लिए देता है। तो एक बार समझ लेना फिर आराम से हो जाएगा। इन्होंने बोला टेंजेंट है पी और पीबी जो सर्कल पे हो रही है, वो सेंटर दे रखा है, एक्सटर्नल पॉइंट पी हमें प्रूव करना है कि भाई एपीबी इसको मैं मान लेता हूं एक्स है, ये क्या ट्वाइस ऑफ ओएबी है, इसके ट्वाइस है। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं ट्राइंगल पीएबी की, ठीक है। अगर मैं तीनों एंगल को प्लस कर तो कितना आएगा, एंगल P प्लस एंगल A प्लस एंगल B किसके इक्वल होगा 180 डिग्री। रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल P कितना है x, और ध्यान से देखो जो PA है क्या वो AB के इक्वल होगा, बिल्कुल PA किसके इक्वल होगा AB, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो इन दोनों की वैल्यू क्या एक दूसरे के इक्वल नहीं हो जाएगी, हो जाएगी। तो मैं यहां पे लिख दूंगा एंगल A, और B को भी लिख देता हूं एंगल A = 180 डिग्री। आगे स्टार्ट करते हैं। तो ये आ जाएगा x प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल A = 180 डिग्री। x वहां जाके क्या हो जाएगा -180 माइनस x, तो एंगल A कितना हो जाएगा 180 माइनस x अपॉन में 2। अगर मैं इसे ऑल सॉल्व करना चाहूं तो 2 इसके भी नीचे भी आ जाएगा, इसके भी, तो 90 माइनस एंगल x अपॉन में 2, या फिर x अपॉन में 2 लिखता सिंपल। कोई डाउट है, एंगल A आ गया। अब एक बात बताओ, हमने सीखा क्या ना कि जब भी रेडियस टेंजेंट से मिलता है तो कितने डिग्री का एंगल बनाते हो 90 डिग्री। तो इन दोनों को लिखते हैं कि भाई एंगल PAB ये वाला एंगल प्लस एंगल BAO का सम कितना है 90 डिग्री, क्योंकि रेडियस जो भी टच करता है उस पे टेंजेंट पे तो 90 डिग्री पे करता है। अब PAB मैंने यहां से निकाला था एंगल A, PAB कितना था मेरा 90 माइनस x अपॉन में 2 प्लस एंगल BAO = 90, ठीक है। 90 हाफ से यहां कट जाएगा, तो ये माइनस x/2 क्या हो जाएगा वहां जाके प्लस का x/2, 2 यहां पर डिवाइड में वहां जाके क्या हो जाएगा मल्टीपल, ट्वाइस ऑफ एंगल BAO। ये प्रूव करना था ना कि APB मतलब जो x माना था वो कितना था मेरा एंगल APB क्या है ट्वाइस एंगल OAB के, ट्वाइस एंगल OAB के। ये हो गया हेंस प्रूव्ड। एनसीईआरटी में इसका जो सॉल्यूशन है बहुत ज्यादा लंबा दे रखा है, इतना कंफ्यूज मत होना, बस याद रखना एक ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी और एक 90 डिग्री वाली प्रॉपर्टी सॉल्व हो जाएगा, चाहे फिर वो वैल्यूज दे रखी हो चाहे प्रूव करने के लिए दे रखा हो। कर लो नोट डाउन इसको। डन, आगे बढ़ते हैं। If we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, NCERT क्वेश्चन है लेकिन कई बार बच्चों को ध्यान से क्वेश्चन कैसे करते हैं, हम मान लेते हैं उस फ्रैक्शन को x अपॉन में y। इन्होंने क्या बोला if we add 1 to the numerator मतलब x में 1 ऐड कर और subtract 1 from the denominator -1 कर दे, the fraction reduces to 1, वो फ्रैक्शन क्या बन जाता है 1। आगे क्या बोल रहा है it becomes 12 if we add only 1 to the denominator, और आगे क्या कह रहे हैं it becomes 12 if we add only 1 to the denominator, मतलब y plus 1 कर दे, 12 में 1/2 है इक्वल टू हो जाएगा 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 2x इक्वल टू y plus 1, यहां पर आ जाएगा 2x माइनस y इक्वल टू 1, सॉरी इक्वल टू 1 माइनस का 1 है। ये बन गई मेरी सेकंड इक्वेशन। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, 2x माइनस y इक्वल टू 1 और x माइनस y इक्वल टू -2, साइन चेंज करते हैं माइनस प्लस प्लस, ये गया यहां से 2x माइनस x आ जाएगा x इक्वल टू 3, x की वैल्यू 3 आ गई। अब इक्वेशन पुट कर देते हैं किसी में भी, x माइनस y इक्वल टू -2 था, तो ये आ जाएगा यहां पर 3 माइनस y इक्वल टू -2, तो माइनस आ जाएगा -2 -3 माइनस y की वैल्यू आ गई -5, y की वैल्यू आ गई 5, तो जो वो हमारा फ्रैक्शन होगा कितना बन जाएगा 3/5। कर लो नोट डाउन बच्चा, इजी क्वेश्चन, आराम से लिख लो। आगे बढ़ते हैं, लगता है वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी ऐसा रहा तो,
कोई नहीं, हम इस वाली वीडियो को फिर 2 या 3 पार्ट्स में करेंगे। हम पहले वाले पार्ट में सिर्फ 40 क्वेश्चन करेंगे, फिर अगले वाले पार्ट में 40 क्वेश्चन करेंगे, बचे हुए लास्ट वाले पार्ट में करेंगे, ताकि आराम से हो जाए, वरना 5-6 घंटे की हो जाएगी, बहुत ज्यादा बोरिंग हो जाएगी। थोड़ा पेस बढ़ाते हैं। फॉर विच वैल्यू ऑफ k मतलब फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मतलब होता है भाई a1 अपॉन a2 इक्वल होगा b1 अपॉन b2 के, और ये नॉट इक्वल होगा c1 अपॉन c2 के। इक्वेशन दे रखी है 3x प्लस y इज इक्वल टू 1, और एक इक्वेशन दे रखी है 2k माइनस 1 इंटू में x प्लस k माइनस 1 इंटू में y इज इक्वल टू 2k प्लस 1। ये हो गया मेरा a1, ये हो गया मेरा b1, और ये हो गया मेरा c1, ये हो गया मेरा a2, ये हो गया मेरा b2, और ये हो गया मेरा c2। वैल्यू पुट करते हैं 3 अपॉन में 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन में k माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 1 अपॉन में 2k प्लस 1। इन दोनों को सॉल्व करते हैं। 3 अपॉन में 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन में k माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 3 इंटू में k माइनस 1 इज इक्वल टू 2k माइनस 1, 3k माइनस 3 इज इक्वल टू 2k माइनस 1, माइनस 3 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3k माइनस 2k इज इक्वल टू 3 माइनस 1, तो k इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे 2, और ये हो गया हमारा आंसर। लिख लो, ये तो बहुत सिंपल था। डन, आगे बढ़े, चलो सब सही चल रहा है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वाड्रिलेटरिक पॉलिनोमियल हैविंग सम ऑफ 0 इज 5 एंड प्रोडक्ट ऑफ इज 0 इज, अच्छा ये ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें कंफ्यूज मत होइए, छोड़ दो। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है जिसका सम दे रखा है 5 और प्रोडक्ट दे रखा है उसका माइनस का 14। इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू में एक्स प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर आ गया, माइनस सम कितना होगा, सम इसका 5 इंटू में एक्स, और प्रोडक्ट कितना होगा माइनस का 14 इज इक्वल टू 0। ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। एक नंबर में आते हैं, फॉर्मूला याद कर लो, चाहे कोई भी नंबर आ जाए। कई बार क्या होता है, इसकी जगह पर यहाँ पर प्रोडक्ट की जगह रूट आता है, सम की जगह रूट्स आ जाते हैं, तो रूट्स वाले में कंफ्यूज नहीं होना, बस सिंपली पुट करो, सॉल्व करते रहो। क्लियर है, लिख लो यहां तक। चलो अगले वाले चलते हैं। In the given figure, circle is touching a semicircle at C and the diameter of AB is 28। अच्छा हाँ, ये हल्का सा कंफ्यूज हो गया, इन्होंने बोला AB 28 है, अगर ये सारा 28 होगा तो ये हाफ कितना हो जाएगा 14। क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द रेडियस ऑफ द इनर सर्कल, इसका निकालना है। अब ये 14 है तो यहां से लेकर ये भी कितना हो जाएगा पूरा 14, और इसका रेडियस निकालना है, तो रेडियस कितना हो जाएगा इससे लेकर यहां तक 7। क्लियर है ना, ये पूरा का पूरा 28 था, तो इसका मतलब ये कितना हो गया 14, ये रेडियस 14 है तो ये भी कितना हो जाएगा 14, और इसका रेडियस निकालना है, तो 14 का हाफ कितना होता है 7, तो इस छोटे वाला सर्कल है, इसका रेडियस कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। क्लियर, इजी था ये तो। नेक्स्ट पे आते हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट दिस इन द रेशियो 1:3। बहुत सिंपल, एक पॉइंट दे रखा है 1, -3 और एक पॉइंट दे रखा है -3,9। ये मान लेते हैं इसे एक सी पॉइंट 1:3 में डिवाइड कर रहा है, हमें इस पॉइंट को निकालना है, x, y। सेक्शन फॉर्मूला लगेगा, इजीली हो जाएगा, x1 y1 x2 y2 और ये हो जाएगा m1 m2। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, x, y किसके इक्वल होगा, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। अब क्या करेंगे, सिंपल वैल्यूज को पुट कर देंगे, यहां पे आ जाएगा x, y इज इक्वल टू m2 कितना है, m1 सॉरी 1 इंटू में -3 प्लस 3 इंटू में 1 अपॉन में 1 प्लस 3 कॉमा m1 कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 कॉमा में 9 प्लस 3 कॉमा में -3 अपॉन में 1 प्लस 3। अब ये आपको होमवर्क रहेगा, खुद करो, सिंपल है, बस सॉल्व करके वैल्यूज निकालिए। सेक्शन फॉर्मूला लर्न करना, इन सब में कंफ्यूजन मत होना, कई बार बच्चे इसमें गलत लिख देते हैं। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला क्या कह रहा है, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट दिस एंड दिस। अच्छा ठीक है, बहुत इजी है क्वेश्चन। बोला एक लाइन सेगमेंट है ए और बी, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब कोई लाइन इसी यहां से परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करके जा रही है, मतलब रेशियो इक्वल होगी एक दूसरे की, मिड पॉइंट हो गया। ए दे रखा है -8 और 0 और बी दे रखा है 8 और 0। इसका ये पॉइंट तो 0 दे रखा है, अगला पॉइंट क्या निकालना है, सिंपल से पता लग रहा है। पॉइंट अगर मैं इसका नाम C रख लूं, ये मिड पॉइंट है, और मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 अपॉन में 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन में 2। तो ये हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। वैल्यूज पुट करते हैं, x1 कितना मेरा 8 सॉरी -8 प्लस 8 अपॉन में 2 कॉमा y1 कितना है 0 था नहीं,
0 प्लस 0 अपॉन में 2। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 अपॉन में 2, 0 अपॉन में 2, तो दोनों कोऑर्डिनेट कितने आ जाएंगे, 0 और 0। क्वेश्चन में बोला था 0 और k की वैल्यू निकालने, तो k भी यहां से डायरेक्टली क्या हो जाएगा, इधर 0, जो k होगा वो भी डायरेक्टली क्या हो जाएगा यहाँ से 0, क्योंकि दोनों कोऑर्डिनेट क्या आ रहे हैं 0 0, ओरिजिन पे इसका मतलब। नोट डाउन करो, फिर अगले वाले पे चलते हैं। तो काफी इजी था। नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। The solution of the pair of the linear equation x is equal to -5 and y is equal to 6। बहुत सही है। इसके सॉल्यूशन का इक्वेशन निकालना है। ध्यान से देखना, बच्चों को बड़ा कंफ्यूज करता है, एमसीक्यू में ऑलमोस्ट छूट के आते हैं। ऐसे क्वेश्चन को हर बार क्या करेंगे, सिंपली जल्दी से ग्राफ बना लेंगे इसका। ये हो जाएगा 1 2 3 एंड सो ऑन x, ये होगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 x डैश, ये आएगा y 1 2 3 4 5 6 -1 -2 y डैश। क्वेश्चन में पहला बोला है x है -5, x है -5, ये रहा x, और y है 6, y कितना है 6। इन दोनों की पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बतानी है। अब ये दोनों कहां इंटरसेक्ट करोगे, ये जाएगा इधर से और ये जाएगा इधर से, तो दोनों किस पॉइंट पे मिल रहे हैं, -5, 6 पे, और ये हो जाएगा इन दोनों का आंसर। नोट डाउन करो सिंपल, जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे सिंपल ग्राफ बनाओ, वैल्यूज पुट करो, जहां पे इंटरसेक्ट हो रहा है वो क्या जाएगा उनका आंसर। कंफ्यूज नहीं होना, बस ग्राफ बना लेना है। लिख लो इसे, ठीक है। क्वेश्चन 31 पे आता है। क्वेश्चन 31 क्या बोल रहा है, बट इज द एचसीएफ ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर। ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर कौन से होते हैं, जिनके नंबर का ना गैप सेम होता है और इवन होने चाहिए। तो ये कौन से नंबर हो जाएंगे, 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। तो इनके बीच में गैप कितना कितना आ रहा है, 2 2 का। अब टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर मतलब इन दोनों का एलसीएम निकालना है। वैसे इसका आंसर लर्न होने चाहिए, 2 ही रहेगा, बट से निकाल लेते हैं। 2 into 1 2 into 2 क्या आ गया 2, तो एचसीएफ क्या रहता है 2। तो जब भी क्वेश्चन आए कि क्या निकालना है एचसीएफ ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, तो इसका हमेशा आंसर क्या होता है 2। ये एमसीक्यू में आएगा ऑलमोस्ट। नोट डाउन कर दो, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, सेकंड क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x सच दैट pq is equal to qr where the coordinate of pq are। ठीक है, इन्होंने पॉइंट दे रखे हैं p q और r। p कितना है यहां पर 6 और -1, q कितना है 1 3 और ये x 8। क्वेश्चन पहले बोल दें कि pq क्या है qr की बिल्कुल इक्वल है। ठीक है, अब लेंथ स्टार्ट करते हैं। pq इज इक्वल टू qr गिवन है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट, यहां पर भी सेम आएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पर x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, और इस वाले केस में इसको x1 y1 मान लेंगे। पुट करते हैं यहाँ पर pq, मतलब अंडर रूट से अंडर रूट कट जाएगा यहाँ पर डायरेक्ट। x2 कितना है यहाँ पर मेरा 1 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस -1 का होल स्क्वायर इसका टू x2 कितना जाएगा 1 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना जाएगा 8 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा -5 का होल स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर इसका टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। 8 में 3 गया तो कितना आ जाएगा 5 का स्क्वायर। 25 प्लस 4 का स्क्वायर 16 इसका टू 1 प्लस x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 25। आगे करते हैं, 25 से 25 कट गया, ये आ जाएगा पे x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, 16 प्लस का आगे आ जाएगा माइनस 16, क्या जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 15। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब कौन से दो नंबर है जिनको मल्टीप्लाई कर तो 15 आ जाए और माइनस करते तो आ जाए, 3 5 से 15 होता है, तो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3x माइनस 15। इन दोनों में x कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 5, यहाँ पर 3 कॉमन आ जाएगा, क्या आ जाएगा x माइनस 5। दो रूट्स क्या हो जाएंगे इसके, एक हो जाएगा x माइनस 5 और एक हो जाएगा x प्लस 3। तो x माइनस 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा, एक x प्लस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। x की वैल्यू आ जाएगी 5 और x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे माइनस 3। डन। क्वेश्चन 33, ये तो बिल्कुल सेम वैसा क्वेश्चन जो अभी करा था, बस ये कॉट इधर था और कॉस इधर था, इसको तो सेम कर लेना, तो गलती से रिपीट हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं। अच्छा, which of the following criteria is not suitable for angle ABC to be similar to triangle QRP। सिमिलैरिटी का कौन सा क्राइटेरिया नहीं होता, सिंपल सी बात है, SCH होता है, A होता है, ये होता है, RHS होता है कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। तो RHS का आंसर हो जाएगा कि जब भी RHS आएगा तो कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। सिमिलैरिटी में बस 3 चीजें रहती है, साइड एंगल साइड, एंगल एंगल एंगल, साइड 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 या फिर एंगल और एंगल, बस ये 4 रहते हैं। ठीक है,
नोट डाउन करो। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है, ठीक है, इफ साइन a प्लस बी इक्वल टू रूट 3/2, तो साइन a प्लस बी किसके इक्वल दे रखा है? रूट 3/2। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? साइन a प्लस बी, और रूट 3/2 को बोलते हैं साइन 60 पर, तो साइन से साइन कट गया, a प्लस बी किसके इक्वल आ जाएगा? 60 के इक्वल। नेक्स्ट पे आते हैं, उन्होंने क्या बोला है? cos a माइनस बी इज इक्वल टू रूट 3/2, और cos a माइनस बी कब होता है? cos 30 के इक्वल। तो cos से cos कट गया, a माइनस बी किसके इक्वल आ जाएगा? 30 के। दो इक्वेशन बन गई, इनको सॉल्व कर देते हैं। ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। a प्लस बी इज इक्वल टू 60 और a माइनस बी इज इक्वल टू 30। b से b गया, 2a इज इक्वल टू 90, a की वैल्यू आ जाएगी यहां से 45, और ये हो गया आंसर। कर लो डाउन। b की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, b की वैल्यू पुट कर देते हैं। a प्लस बी इज इक्वल टू 60 था, a आ गया 45 प्लस b इज इक्वल टू 60, 45 बाहर जाके माइनस हो जाएगा, 60 माइनस 45, b की वैल्यू आ जाएगी 15। और क्वाड्रिलेटरल ABCD ये भी हमने कर रखा है, रिपीट हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं, प्रूव 1 अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये अच्छा है। हमने क्या सीखा था? ऑलमोस्ट ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे? साइन और कॉस में चेंज होंगे, सॉल्व हो जाएंगे। तो इन्हें साइन और कॉस में चेंज करते हैं। 1 अपॉन में 10 को लिख सकते हो मैं साइन स्क्वायर अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस कॉस स्क्वायर अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, नीचे एलसीएम लेते हैं, इनका ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यहां पर बना जाएगा। इसका भी एलसीएम आएगा साइन स्क्वायर थीटा, यहां पर आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का सब कितना होता है? 1। यहां पर ये आ जाएगा 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। ये ऊपर चला जाएगा, ये भी ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा ऐसे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। हेंस प्रूव्ड। नोट डाउन करो। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री। बहुत सिंपल है। इन्होंने बोला एक एक्सटर्नल पॉइंट है, मान लेते हैं इसे PQ, इसे PR, ये सेंटर पे आ रहा है और ये O है। इन्होंने कहा प्रूव करना है कि ये वाला एंगल और इस वाले एंगल का सम सप्लीमेंट्री है। बहुत सिंपल है, हमें पता है रेडियस से टेंजेंट कितना बनाता है हमेशा? 90 डिग्री। इन चारों एंगल को सम पे प्लस करूं तो कितना आएगा? एंगल P प्लस एंगल R प्लस एंगल O प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 360 डिग्री, सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल। और मुझे पता है एंगल O और एंगल R कितना है? पहले से 90 गिवन है, प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 360। तो ये जाएगा एंगल P प्लस एंगल Q प्लस 180 इज इक्वल टू 360। 180 वहां जाके माइनस हो जाएगा, एंगल P प्लस एंगल Q कितना आ जाएगा? 180 डिग्री, और ये आ गया आंसर। सिंपल। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। The diagonals of a rectangular field is 60 मीटर more than the shorter side। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर फील्ड है। इन्होंने बोला है इसकी जो लॉन्गर साइड है वो शॉर्टर साइड से 60 मीटर ज्यादा है। मान लेते हैं ये x है तो कितना हो जाएगा? x प्लस 60। ठीक है, अच्छा, डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्ट। डायगोनल इन्होंने बोला, सॉरी, ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा? x प्लस 60। इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर, और जो लॉन्गर साइड है वो कितनी हो जाएगी? x प्लस 30। देन फाइंड द शॉर्टर साइड। हमें पता है रेक्टेंगल के सारे एंगल कितने डिग्री होते हैं? 90। ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, मतलब यहाँ पे क्या लग जाएगी? पाइथागोरस थ्योरम। h का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस d का स्क्वायर। इसे मान लेते हैं a b c d। हाइपोटेन्यूज हो जाएगी ac का स्क्वायर, परपेंडिकुलर हो जाएगा ad का स्क्वायर, और बेस हो जाएगा dc का स्क्वायर। ac का स्क्वायर मतलब x प्लस 60 का होल स्क्वायर, ad का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, और dc मतलब x प्लस 30 का होल स्क्वायर। a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। यहां पर a प्लस b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। सॉल्व करते हैं, x स्क्वायर का x स्क्वायर आएगा, 60 का होता है 3600 प्लस 120x, सेम x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 30 का होता है 900 प्लस 2 30 16x। ठीक है, x स्क्वायर से x स्क्वायर को डाल देते हैं, यहाँ पे बचा 3600
प्लस 120x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60x। सबको उधर भेज देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 60x, ये 120x वहां से आके माइनस हो जाएगा, प्लस का 900 माइनस का 3600, ये आएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस का 60x और माइनस का 2700। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करूं या फिर कोई आर 27 3 9 20, अरे हो तो रहा है, ये हो जाएगा 90x प्लस 30x माइनस 2700, 9 3 का 27 और 9 में 3 का तो 60 बच जाएगा, 90 में 30 का तो बिल्कुल ठीक है। इनमें से कॉमन देख लेते हैं, इसमें कॉमन क्या आएगा x, यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 90, यहाँ पर 30 कॉमन आएगा तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 90। तो दो रूट्स हो गए मेरे पास, एक हो गया x माइनस 90 और एक हो गया x प्लस 30। तो माइनस का 90 वहां पर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का, और प्लस का 30 वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 30। साइड माइनस की हो नहीं सकती तो 90 क्या हो जाएगा मेरा आंसर। नोट डाउन करो, सिंपल। फर्स्ट पार्ट के लास्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं, फिर सेकंड वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे, इसमें हम 41 से लेकर 80 क्वेश्चन तक करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द सम ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 45 पेयर। मान लेते हैं फादर की एज x है और सन की एज क्या है y। इन्होंने बोला इन दोनों की एज का सम 45 है, मतलब x प्लस y किसके इक्वल है 45 के। 5 years ago the product of the age was 4 times the age of father at that time। ठीक है, 5 years ago मतलब आज से 5 साल पहले। तो फादर की एज कितनी होगी x माइनस 5 और सन की एज कितनी होगी y माइनस 5। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस was 4 times the age of father। ठीक है, सन की जो एज है उसका जो प्रोडक्ट है, नहीं 5 years ago the product of their ages, अच्छा इन दोनों की एजेस मतलब फादर और सन की जो एज है was 4 times the age of father at time। फादर की एज उस टाइम जो थी, हल्का सा कंफ्यूज हो गया, फादर कितना था x माइनस 5, सन कितना था y माइनस 5 is equal to 4 into में x minus 5। 5 years ago the product of their ages was 4 times the age of the father at that time। the present age of father is। ठीक है, इनको सॉल्व करते हैं, x माइनस 5 से तो कट ही जाएगा, y माइनस 5 किसके इक्वल हो जाएगा 4 की, तो y की वैल्यू आ जाएगी 5 प्लस 4 9 है। तो सन की एज आ गई, अब x निकालिए तो इसे कहीं भी पुट कर देते हैं, x प्लस 9 इज इक्वल टू 45, 9 वहां जाके माइनस हो जाएगा 45 माइनस 9 और x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 36। ये हो गया आंसर, नोट डाउन करो। पहला पार्ट यहाँ पे एंड हो गया, इस वाले पार्ट को आराम से फिनिश करना है। इसमें काफी सारे इजी क्वेश्चंस भी थे, कुछ मॉडरेट भी थे, कुछ टफ भी थे। बेसिक्स के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पार्ट को आराम से फिनिश करना, नहीं समझ आया तो दोबारा देखना, स्टिल कोई डाउट तो कमेंट्स करना। तब तक के लिए और आराम से पढ़ाई करना, मिलते हैं सेकंड वाले पार्ट में।